दादा, मेरे पास खाने को फूटी कौड़ी नहीं है, रहने को घर नहीं। कल आपने खाना खिलाया, अब आप कह रहे हैं कि मैं इंतजार करूं? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बेटा, इस स्टेशन पर रहने वाले कम से कम 20 से 25 लोग ऐसे हैं जिनके पास ना रहने को घर है, ना ही खाने को खाना। बेचारे 2 टाइम की रोटी की तलाश में स्टेशन पर दिन भर संघर्ष करते हैं। कभी कभी तो उन्हें 2 टाइम का पेट भर भोजन भी नसीब नहीं होता है। प्लेटफॉर्म पर भूखे पेट इस आस में सो जाते हैं कि अगली सुबह सब कुछ अच्छा ही होगा। दूसरे दिन फिर से नई आशा और उम्मीद के साथ मेहनत करते हैं। तुम्हारी तरह कोई आत्महत्या की तो नहीं सोचता है। वो देख रहे हो, तुम्हारे सामने जो आदमी जा रहा है, उसका नाम सूरदास है। बेचारा जन्म से अंधा है। ट्रेन में घूमकर मूंगफली बेचता है। उसे ना तो जिंदगी से कोई गिला है, ना ऊपर वाले से कोई शिकवा है। कुछ देर इधर उधर देखने के बाद, अरे उसे देखो, उसका नाम भरत है। बेचारे की दोनों टांगे नहीं हैं। इसी प्लेटफॉर्म पर भीख मांगकर गुजारा करता है। तुम जितनी जल्दी हो सके कल्पनाओं की दुनिया से बाहर निकलकर हकीकत के धरातल से रूबरू हो जाओ। यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। दुनिया बड़ी जालिम है। यहाँ दुखों का कोई और छोर नहीं है। उसी प्रकार सुख की भी कोई सीमा नहीं है। तुम पढ़े लिखे नौजवान हो, तुम तो कुछ भी कर सकते हो। अभी फिलहाल किसी प्राइवेट नौकरी की तलाश करो, साथ में पढ़ाई भी करते रहो। ईश्वर चाहेगा तो कुछ अच्छा ही होगा। लेकिन दादा, मेरी मार्कशीट और महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स तो कमरे पर हैं। उसके बिना कैसे नौकरी मिलेगी? कमरे पर जाने का तो मतलब है किराया चुकाना। कमरे का कुल कितना किराया बनता है? सुखी दादा ने पूछा। अब 2,500 रुपए महीने के हिसाब से 3 महीने का 7,500 रुपए, और मैंने आंटी से 500 रुपए उधार लिए थे, तो कुल मिलाकर 8,000 रुपए बनते हैं। देखो, परेशान होने की कोई बात नहीं है। ये पैसे लो, आंटी का हिसाब क्लियर कर अपना सामान वापस लाना। यहीं सलीम की दुकान पर कुछ दिनों के लिए रख देना। नौकरी की तलाश करो। जब कोई ठीक ठाक नौकरी लग जाए तब जाकर कहीं सेटल हो जाना। सुखी दादा ने बटुए से 8,000 रुपए निकालकर पकड़ाते हुए कहा। मगर दादा, मैं आपका पैसा कैसे चुकाऊंगा? मैंने हाथ जोड़ते हुए कहा। अरे कोई बात नहीं बेटा, जब तेरे पास पैसे होंगे तब चुका देना, यदि नहीं होंगे तो मत चुकाना। दादा, आप तो मुझे जानते भी नहीं हैं। यदि मैं आपका पैसा लेकर भाग जाऊं तो? बेटा, वैसे तो मेरी नजरें धोखा नहीं खा सकती हैं, लेकिन 1 मिनट के लिए मान लो तुम पैसा लेकर भाग भी जाओगे तो मेरा कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। मगर तेरी आत्मा तुझे जीने नहीं देगी। तुझे सदैव आत्मग्लानि होगी कि तुमने जानबूझकर एक ऐसे आदमी को धोखा दिया जिसने तुम्हारी मदद करने की कोशिश की थी। इसके बाद तो तेरी मदद भगवान भी नहीं करेगा। दोपहर में मैं कमरे पर गया और आंटी से बिना कुछ बताए कमरे का किराया चुकाया। रद्दी किताब कापी कबाड़ी वाले को बेचकर जरूरी सामान लेकर स्टेशन पर आ गया। अपना सामान गत्ते में रखकर सलीम चाचा की दुकान पर रख दिया। रात में सुखी दादा ने खाना खिलवाया। सुखी दादा ने कहा, जब तक तुझे नौकरी नहीं मिलती है तब तक तू चिंता ना कर। तेरे रहने और खाने की व्यवस्था मैं करूंगा। मैं दिन भर प्राइवेट नौकरी की तलाश करता और रात में सुखी दादा के साथ खाना खाकर प्लेटफॉर्म पर सो जाता था। नौकरी की तलाश में मैं इधर उधर भटकने लगा। पहले तो मुझे लगता था कि इंटरमीडिएट पास करके मैंने बहुत बड़ा तीर मार दिया है। जब मार्केट में नौकरी तलाशने निकला तो पता चला कि यहाँ तो बड़े बड़े महारथी भी धक्के खा रहे हैं। नौकरी की तलाश में अनेकों ऑफिसों के मैं चक्कर काटता रहा, लेकिन कायदे की कोई नौकरी नहीं मिली। मैं बुरी तरह से निराश और हताश हो गया। 1-2 जगह नौकरी की बात हुई भी तो वहां 12 घंटे के 4 से 5,000 रुपए ही मिल रहे थे। उतने से क्या होने वाला था? स्टेशन पर चाय बेचने वाला भी महीने में 8 से 10,000 रुपए कमा लेता है। यही सोचकर मैं कहीं नौकरी ज्वाइन नहीं कर पा रहा था। इस दौरान न जाने क्यों सुखी दादा मेरा खर्चा चला रहे थे। सुखी दादा मुझे मोटिवेट करते रहते थे। इस बीच मेरे दिमाग में कई बार आत्महत्या का ख्याल आया,
लेकिन सुखी दादा का निस्वार्थ प्रेम और समर्पण देखकर मैं कोई अनुचित कदम उठाने से बचता रहा। एक दिन सुखी दादा की तबीयत खराब हो गई। मैं उनको लेकर डॉक्टर के पास गया। जांच में पता चला कि उनको टाइफाइड हो गया है। उन्हें पिछले कई दिनों से बुखार आ रहा था। लापरवाही और कमजोरी के कारण बुखार टाइफाइड में बदल गया। डॉक्टर ने उन्हें कम से कम 1 सप्ताह बेड रेस्ट की सलाह दी। अब तो हम दोनों के खाने के लाले पड़ने वाले थे, क्योंकि पिछले 1 महीने से सुखी दादा द्वारा मेरा खर्चा उठाने के कारण सारी बचत खत्म हो चुकी थी। साथ में दवाइयों पर होने वाले खर्च अलग से भारी पड़ रहे थे। लगभग 1 महीने तक नौकरी के लिए संघर्ष करने के बावजूद नौकरी के दूर दूर तक कहीं कोई आसार नजर नहीं आ रहे थे। शाम को न जाने मेरे मन में क्या आया, मैं सलीम चाचा की दुकान पर पहुंच गया। मैंने उनको बताया कि सुखी दादा बीमार हैं, इसलिए उनकी केतली मुझे दे दीजिए, आज से मैं चाय बेचूंगा। पहले तो सलीम चाचा भौचक्के रह गए, लेकिन थोड़ी देर बाद उन्होंने मुझे केतली पकड़ा दी और चाय बेचने का तरीका समझाया। स्टेशन पर चाय की एकमात्र अधिकृत दुकान सलीम चाचा की थी। सभी वेंडर उन्हीं से लेकर चाय बेचते थे। बदले में उन्हें कमीशन मिलता था। उस दिन मैंने 3 घंटे ही चाय बेची। सलीम चाचा से हिसाब किया तो उन्होंने मुझे 225 रुपए दिए। मुझे लगा नौकरी से बेहतर तो चाय बेचना ही है, इसमें ज्यादा प्रॉफिट है। जब मर्जी काम करो, नहीं तो आराम करो। हालांकि चाय बेचना मेरी नजर में बहुत छोटा काम था, फिर भी उसमें कम मेहनत में अच्छा प्रॉफिट था। उस दिन से मैं चाय बेचने लगा। खाली टाइम में मैं अक्सर स्टेशन पर व्हीलर बुक स्टॉल वाले प्रदीप अंकल के पास बैठता था। स्टेशन पर संभवतः अकेले वही पढ़े लिखे आदमी थे। उनसे देश दुनिया के बारे में जानकारी मिलती थी। प्रदीप अंकल बहुत ही सज्जन आदमी थे। स्टेशन पर हर किसी की मदद करने के लिए सदैव तत्पर रहते थे। वो हमेशा मुझ जैसे बच्चों को मोटिवेट करते रहते थे। उन्होंने मुझे नौकरी के विज्ञापन और कंपटीशन की तैयारी के बारे में समझाया। मुझको आगे की पढ़ाई करने के लिए प्रेरित करने लगे। एक दिन प्रदीप अंकल के यहाँ अखबार बेचने वाला लड़का छुट्टी पर चला गया, जिसके कारण ट्रेनों में उनका अखबार नहीं बिक पा रहा था। उन्होंने मुझसे कहा कि 2-3 दिन अखबार बेचने में मेरी मदद कर दो, बस 2 घंटे का काम है। मैंने हामी भर दी। अगले दिन सवेरे मात्र 2 घंटे अखबार बेचने पर प्रदीप अंकल ने बतौर कमीशन मुझे 200 रुपए दिए, जो कि चाय बेचने की तुलना में अधिक थे। चूंकि स्टेशन पर चाय बेचने वाले वेंडरों की संख्या बहुत अधिक थी, जबकि अखबार केवल प्रदीप अंकल, उनके भाई और एक लड़का बेचता था। सारे अखबार भी प्रदीप अंकल के ही होते थे, इसलिए चाय बेचने की तुलना में अखबार बेचने में कंपटीशन कम था। सुबह 2-3 घंटे अखबार बेचकर चाय की तुलना में अच्छी कमाई हो जाती थी। अब तो मैं हर रोज सुबह 2-3 घंटे अखबार और शाम को 2-3 घंटे चाय बेचकर महीने के 8 से 10 हजार रुपए की कमाई करने लगा। इसी बीच मेरी मुलाकात सुमित भाई से हुई। सुमित भोपाल का रहने वाला था। आज से 8 साल पहले वो भी मेरी तरह IITian बनने का ख्वाब लेकर कोटा तैयारी करने आया था। घर वालों की महत्वाकांक्षा और परिवार के रेपुटेशन के चक्कर में कोचिंग रूपी ब्रह्म राक्षस का शिकार बनकर रह गया। 3 साल तक कोचिंग और अन्य कोटा वासियों के रोजगार का साधन बनने के बाद जब असफल हो गया तो शर्म के मारे घर नहीं गया। उसके सामने भी मुझ जैसे कायरों की तरह एक आसान रास्ता था, मौत को गले लगाकर दुनिया के झंझट से मुक्ति पाना। लेकिन वो हमारी तरह कमजोर नहीं था। उसने निश्चय किया कि जिस जगह पर उसने अपना समय, पैसा और मान सम्मान गंवाया है, वहीं से सब कुछ अर्जित करेगा। घर से थोड़ा बहुत पैसा लाया और कोटा रेलवे स्टेशन के पास ढाबा खोल दिया। जब से सुमित ने जाना कि मैं भी कोटा IIT की तैयारी करने आया था, तब से उसकी मेरी दोस्ती हो गई। वो मेरा बहुत ख्याल करने लगा। खाने में भी मुझे विशेष रियायत देने लगा। 200 रुपए वाली थाली का मुझसे केवल 50 रुपए ही लेता और मनचाहा खाना खिलाता था। कभी कभी जरूरत पड़ने पर मेरी मदद भी कर देता था। मैं भी उसके छोटे मोटे काम करवा देता था। 2 महीने बाद मुझे माँ की याद आने लगी। मैंने सुखी दादा को बताया कि माँ गांव में अकेली होगी, न जाने किस हाल में होगी। सुखी दादा की सलाह पर मैंने माँ को 3000 रुपए मनी ऑर्डर भेज दिया। उधर से माँ ने मेरे हालचाल के बारे में पूछा, लेकिन माँ को बिना कुछ बताए मैं हर महीने 2 से 3 हजार रुपए मनी ऑर्डर द्वारा भेज देता था। हालांकि माँ की मुझे बहुत याद आती थी। लेकिन सुमित की तरह मैंने भी मन ही मन निर्णय कर लिया था कि कोटा से ही मैं वो सब कुछ हासिल करूंगा जिसे कोटा में मैंने गंवाया है।
मैं संघर्ष के उस अनजान सफर पर निकल पड़ा था जिसकी न तो मंजिल का पता था, न ही रास्ते में आने वाली चुनौतियों और कठिनाइयों के बारे में पता था। खैर, उस संघर्ष का मजा भी क्या जिसमें सफर की मुश्किलों का ज्ञान हो। अब तो बस एक ही ख्वाब था, आईआईटी से बड़ा कुछ करना है। कहने और सोचने में तो ये बहुत आसान था, लेकिन ऐसे सपने को साकार करना आईआईटी में एडमिशन पाने से ज्यादा मुश्किल था। प्रदीप अंकल ने मुझे सलाह दी कि मैं ग्रेजुएशन कर लूं। आईआईटी से बीटेक ना कर सका तो कम से कम कहीं से ग्रेजुएशन तो कर लूं। भविष्य में सारे कंपटीशन ग्रेजुएशन के आधार पर होते हैं।